Hello gentlemen, how you all doing? This is Kishan Singh and I have cleared CDS 3 out of 3 times and I'm here to help you in your CDS preparation. So हमने बेसिकली अपने लास्ट लेक्चर में पॉलिटी के मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया था। आज हम देखेंगे सोर्सेस एंड फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेसिकली कहाँ से हमने अपने बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ठीक है, वो वर्ल्ड की जो डिफरेंट कंट्रीज की कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, उनमें जो लॉज वगैरह है उनको मिला के बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम कहते हैं कि ये जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनके जो लॉज हैं वो हमारे लिए सोर्स की तरह काम किए। ठीक है, उनको जोड़ के हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। ठीक है, तो हम सोर्सेज देखेंगे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है, हम वो देखेंगे। ठीक है, ऑलराइट। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सोर्सेस की, कि कहाँ से हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर बनाया है। ठीक है, तो पहला इसमें आता है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ पहले। पहला इसमें आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 वाला, ठीक है, उसमें से हमने क्या क्या लिया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रखा है उसमें से। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले रखी हमने एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डिटेल्स चाहिए, ठीक है, वो। ठीक है, फिर हमने लिया है उससे ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऑफिस ऑफ गवर्नर लिया है हमने। ठीक है, जुडिशरी ली है। जुडिशरी यानी आपका जो लॉ सिस्टम है, ठीक है, वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया है। और क्या लिया है? फेडरल स्कीम ली है। अभी ऐसे लिख लो, ठीक है, ऐसे लिख लो। अभी जब आगे पढ़ोगे तो आपको सब समझ में आएगा फेडरल स्कीम क्या है, सारी चीजें अभी आपको समझ में आएंगी जब मैं आगे पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अभी इसको बस ऐसे लिख लो, फेडरल स्कीम। और इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी प्रोविजंस, बेसिकली तीन टाइप की इमरजेंसीज होती हैं, वो हमने लिए वहां से। ठीक है, और क्या लिया हमने? और लिया हमने एंड पब्लिक सर्विस कमीशन। बेसिकली आपका जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, जो आज यूपीएससी बन के यूपीएससी हो गया है, ठीक है, पब्लिक यूपीएससी और स्टेट पीएससी वगैरह, पब्लिक सर्विस कमीशन हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए। ठीक है, ऑलराइट। फिर सेकंड आता है, हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है? ब्रिटेन से लिया हमने पहली बात तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिया हमने उससे। ठीक है, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ लिया है हमने। ठीक है, जो हमारे देश में सिंगल सिटीजनशिप है ना, सिटीजनशिप, ठीक है, वो लिया है। और रिट्स लिए हैं, रिट्स। ठीक है, तो अगर बेसिकली अगर मैं अभी भी यहाँ पर आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करने लगूंगा ना, तो बेसिकली कोई सेंस भी नहीं बनेगा उसका। ठीक है, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये टर्म जो है सारे आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आ जाएंगे। तो अभी इस तरीके से लिख लो, रूल ऑफ लॉ, और रिट्स के आगे लिख लो ऑर्डर्स इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट टू प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। आपके जो फंडामेंटल राइट्स या आपके जो मौलिक अधिकार है ना, अभी आप वो भी पढ़ोगे पूरा, उससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इशू किए जाने वाले ऑर्डर्स को हम रिट्स बोलते हैं, WRITS। ठीक है, तो अभी इसको इस तरीके से लिख लो, ऑलराइट। रिट्स ले लिया, फिर हमने लिया है इससे कैबिनेट सिस्टम। जो हमारी कैबिनेट होती है ना, एक कैबिनेट सिस्टम, अभी सब पढ़ोगे आगे, अभी इसको इस तरीके से लिख लो बस। ठीक है, कैबिनेट सिस्टम, बाय कैमरलिज्म, बाय कैमरलिज्म, जो आपके पार्लियामेंट में दो हाउस होते हैं ना, बेसिकली लोकसभा एंड राज्यसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा वाला जो सिस्टम है हमारे पार्लियामेंट का, वो। ठीक है, एंड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर बेसिकली लॉ बनाने का प्रोसीजर भी हमने वहीं से लिया है, जिस तरीके से हम लॉ को बनाएंगे। ठीक है, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर।
तो ये बात बिल्कुल एग्जैक्टली इनको ऐसे ही लिख लेना, ठीक है। और जब बार बार आप रिवाइज करोगे और मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तो आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगी हमने कौन सी चीज़ कहाँ से ली, क्योंकि पूछ लेता है वो कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ से ली है, ठीक है। तो ये फिर आता है हमारा तीसरे नंबर पे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने लिया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या लिया हमने इससे, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। दूसरी चीज क्या लिया हमने, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू। बेसिकली अगर कोई लॉ बनाया जाता है, ठीक है, तो फिर उस जुडिशरी उसको, आपका जो कोर्ट सिस्टम है वो उसको रिव्यू करता है, ठीक है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, बेसिकली आपका जो लॉ सिस्टम है ना, कोर्ट वगैरह, ठीक है, उनकी जो वर्किंग है, ठीक है, उसमें पार्लियामेंट दखल अंदाजी नहीं करेगा, ठीक है। जो गवर्नमेंट वाला पार्ट है वो जुडिशरी से सेपरेट रहेगा, इसलिए इंडिपेंडेंस रहेगी जुडिशरी, आपका लॉ सिस्टम, ठीक है। इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, क्या लिखता हूँ, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। इम्पीचमेंट का मतलब होता है रिमूवल, रिमूवल। तो प्रेसिडेंट को जब उसकी पोस्ट से हटाएंगे ना, ठीक है, तो जो हम प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। तो जो देखो, जो प्रेसिडेंट का रिमूवल होता है ना, उसको उसको हम इम्पीचमेंट बोलते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए वर्ड यूज्ड है वो इम्पीचमेंट है, कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। बाकी हम किसी भी ऑफिसर को या किसी भी ऑफिशियल को हम उसकी पोस्ट से हटाएंगे ना, तो उसके लिए वर्ड हम रिमूवल यूज करेंगे। तो अगर कहीं पर लिखा हो ना इम्पीचमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो वो चीज गलत है। इम्पीचमेंट वर्ड इज ओनली यूज फॉर द रिमूवल ऑफ द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड नॉट फॉर एनी अदर ऑफिशियल ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो बाकी सबके लिए हम रिमूवल यूज करेंगे। और क्या लिया हमने, एंड रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। और जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है ना, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी हमने यूएसए से ही ली है, ठीक है। फिर यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं। चौथे नंबर पे आता है आपका आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या लिया, आयरलैंड से लिया है, स्टार मार्क कर लेना, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं उनको डीपीएसपी, ठीक है। आयरलैंड से लिया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी, ठीक है। अब एक बात छोटा सा यहाँ पर आप लिखना चाहो, लिखना क्या चाहो लिख ही लो लिखना चाहना क्या होता है ठीक है। डीपीएसपी को जो हमारे बी आर अम्बेडकर साहब थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, ठीक है, अम्बेडकर ने इसको कहा था नोबल, नोबल फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर स्टेटमेंट देके पूछ ले, ठीक है, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन was called noble feature of constitution by Bhimrao Ambedkar, so you will state that it was DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। ये बेसिकली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो होती है, ये बेसिकली गवर्नमेंट की ड्यूटीज होती है, ठीक है, ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट। ऑलराइट, ये भी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली क्या है, ठीक है। और हमने क्या लिया था, आगे लिख देता हूँ मैं, और क्या लिया था हमने आयरलैंड से, ठीक है। आयरलैंड से लिया था हमने प्रोसीजर ऑफ नॉमिनेशन ऑफ 12 members टू दी राज्य सभा बाय प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जो हमारे प्रेसिडेंट साहब होते हैं ना, वो राज्यसभा में बेसिकली, वैसे तो जो हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, वो तो बेसिकली चुन के जाते हैं, बेसिकली उनको इलेक्ट किया जाता है, बट
12 मेंबर्स को, राज्यसभा के कुछ ऐसे 12 मेंबर्स भी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। 12 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऐसे होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। बेसिकली इन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो देश के लिए, ठीक है, या किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा एक्सेल किया हो, तो ठीक है, स्पोर्ट्स हो गया या फिर एजुकेशन हो गया, तो इन सब फील्ड में जिन्होंने एक्सेल किया होता है ना, ठीक है, ऐसे 12 लोगों को प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा में नॉमिनेट करता है। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, तो देखो रिमूवल लिया था हमने, रिमूवल या फिर एग्जैक्टली कहें तो इम्पीचमेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट लिया था हमने यूएसए से। तो इलेक्शन, इलेक्शन कहाँ से ले रहे हैं हम, इलेक्शन ले रहे हैं हम आयरलैंड से। तो ये भी बात आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर पांचवा आता है हमारा रशिया, हमारा सबसे अच्छा मित्र रशिया, ठीक है। रशिया से हमने क्या क्या लिया था, रशिया से हमने ली थी फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल। बेसिकली अभी आप आइडियल्स ऑफ जस्टिस पढ़ोगे जाके, जो कि प्रियम्बल में मेंशन्ड है, ठीक है, वो हमने रशिया से लिए थे। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं, जो बेसिकली हम लोगों की ड्यूटीज है, देखो फंडामेंटल राइट्स हमारे राइट्स है, ठीक है, डीपीएसपी गवर्नमेंट की ड्यूटीज है, और फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो एज अ सिटीजन हमारी ड्यूटी है, जो हमें अपने देश के प्रति निभानी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रशिया से ली थी, ठीक है। फिर सिक्स्थ आता है फ्रांस, ठीक है, फ्रांस से लिया था हमने क्या, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, इन द प्रियम्बल। प्रियम्बल में इनका भी मेंशन है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का, ठीक है, इन द प्रियम्बल। अभी जब मैं प्रियम्बल पढ़ाऊंगा इसके बाद आपको, तो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर सेवेंथ पे आपका जर्मनी, ठीक है, जर्मनी, जर्मनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसको हम उसका नाम है वीमार कॉन्स्टिट्यूशन, वीमार कॉन्स्टिट्यूशन, जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन उसका नाम है वीमार कॉन्स्टिट्यूशन। जर्मनी से हमने क्या लिया था, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। जब हमारे देश में इमरजेंसी लगती है ना, तो हमारे जो मोस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो कर दिए जाते हैं, क्या बोलते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, एक्सेप्ट फॉर फ्यू फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, कुछ फंडामेंटल राइट्स के सिवा बाकी जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो आपके सस्पेंड कर दिए जाते हैं, ठीक है, ऑलराइट। फिर आपका यहाँ पर 8th नंबर पे आता है, ठीक है, जापान, ठीक है, जापान, जापान से हमने क्या लिया था, प्रोसीजर एस्टेब्लाइज्ड बाय लॉ, ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लाइज्ड बाय लॉ, ठीक है। इसको अभी ऐसे लिख लो, क्योंकि ये थोड़ा सा जो है थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा अभी समझने के लिए, ठीक है। फिर 9th आता है आपका साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका, इससे क्या लिया था हमने साउथ अफ्रीका से, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, ठीक है, एंड द इलेक्शन ऑफ द राज्य सभा मेंबर्स, ठीक है। तो हमने साउथ अफ्रीका से लिया प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट, जिस तरीके से हम जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना उसमें अमेंडमेंट करते हैं, बेसिकली कुछ चेंज करते हैं ना अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं हम उस अमेंडमेंट को करने के लिए, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया था, ठीक है। और जो इलेक्शन होता है राज्यसभा के मेंबर्स का, कि राज्यसभा के मेंबर्स किस तरीके से इलेक्ट किए जाएंगे, वो भी हमने साउथ अफ्रीका से ही लिया था, ठीक है। फिर 10th आता है हमारा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया था, ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया था, एक ली थी हमने कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट अभी आप आगे जाके पढ़ोगे, ठीक है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, 3 तरीके की लिस्ट होती है, ठीक है। तो हमने उसमें जो कंकरेंट लिस्ट थी वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी,
फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, तो ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया था, और ये हमने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन भी किया है, ठीक है। ऑलराइट, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, तो बेसिकली एक जॉइंट सिटिंग होती है जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों साथ में बैठते हैं, तो जो जॉइंट सिटिंग ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ली थी, वो अभी आप जाके पढ़ोगे कब जॉइंट सिटिंग होती है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट की, ठीक है। फिर 11 हमारा है कनाडा, ठीक है, कनाडा, कनाडा से हमने लिया है फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है, फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। बेसिकली फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब ऐसा होता है ना कि काफ़ी सारे मैटर्स होते हैं जिन पे अगर सेंटर और स्टेट के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट होता है, ठीक है, तो सेंटर वहाँ पर डोमिनेट कर जाता है, तो बेसिकली यहाँ पर सेंटर के पास ऐसी बहुत जगह पर पावर होती है जहाँ पर सेंटर स्टेट से हमेशा मजबूत रहता है, ठीक है, तो फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। और क्या लिया था, रेजिडुअरी पावर्स ऑफ द सेंटर, ये आप पढ़ोगे आगे कि सेंटर के पास रेजिडुअरी पावर्स होती हैं कुछ, ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा पावर्स होती हैं, ठीक है, वो आप ये आगे जाके पढ़ोगे। और फिर हमने क्या लिया था, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स, ठीक है, बाय सेंटर, जो आपकी बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट करती है, ठीक है। एंड दी एडवाइसरी ज्यूरिसडिक्शन, एडवाइसरी ज्यूरिसडिक्शन है JURISDICTION, ठीक है, एडवाइसरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का एक क्षेत्राधिकार होता है या अधिकार होता है, ठीक है, सलाह देने का, बेसिकली एक दायरा होता है सलाह देने का सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट मांगे या प्रेसिडेंट मांगे एडवाइस, ठीक है, तो बेसिकली एडवाइस एक दायरा होता है जिसमें वो रहकर एडवाइस दे सकता है, ठीक है, तो जो एडवाइसरी जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो भी हमने कनाडा से लिया है, ठीक है। तो ये तो हुई हमारी सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो फीचर आता है ना वो ये है कि इट इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ठीक है, बेसिकली लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि मैंने जैसा अभी आपको बताया पीछे कि ये वेरियस रिसोर्सेज से डिराइव किया गया है, ठीक है, वेरियस रिसोर्सेज से डिराइव किया गया है, ठीक है, फिर इनको एक जगह कंपाइल करके लिखा गया है, इसलिए बहुत लंबा हो गया है, ठीक है, इसलिए इसे कहते हैं लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, बहुत लेंदी है ये, ठीक है। इसमें अगर मैं एक चीज़ बताऊं, जब 1950 में जिस टाइम हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है, या कमेंस किया था, उस टाइम ओरिजिनली, ठीक है, ओरिजिनली इसमें 22 पार्ट्स थे, 22 पार्ट्स थे, ठीक है, अभी कितने, अभी 25 पार्ट्स है, अभी कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं, जब 1950 में 22 पार्ट्स थे, ठीक है। फिर ओरिजिनली 8 शेड्यूल्स थे, अभी अभी आप आगे जाके शेड्यूल्स पढ़ोगे, ठीक है, तो 8 शेड्यूल्स थे ओरिजिनली, नाउ अभी कितने, 12 शेड्यूल्स, ठीक है। ओरिजिनली आर्टिकल कितने थे, ओरिजिनली आर्टिकल थे 395 आर्टिकल्स, ठीक है, तो अभी काफ़ी ज़्यादा है 395 से, तो आपको वो नंबर एग्जैक्टली याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अभी के आर्टिकल्स का, ऑलराइट, ठीक है, इसलिए इसे लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दूसरा जो इसमें पॉइंट आता है ना वो ये आता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ
रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, बेसिकली रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का ब्लेंड है। देखो इसका मतलब क्या होता है, कुछ प्रोविजंस, ठीक है, सम प्रोविजंस, ठीक है, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। अमेंडेड मतलब अगर उनमें कोई चेंज करना है, जो प्रोविजन आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, अगर आपको उसमें कोई चेंज करना है तो हम पॉलिटी में इसको अमेंड बोलते हैं, ठीक है। अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी। बेसिकली आपको पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेचर में सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर आपको कुछ प्रोविजंस को अमेंड करना है, ठीक है, आपको सिंपल मेजोरिटी चाहिए होगी पार्लियामेंट में। सिंपल मेजोरिटी का मतलब अगर मैं सिंपल कहूं तो 50% वोट, ठीक है, +1, 50% +1, ये हो जाती है सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। और कुछ प्रोविजंस होते हैं ना, सम प्रोविजंस रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी। कुछ प्रोविजंस को स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत लगती है अगर आप उनको अमेंड करना चाहते हैं। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का कोई प्रोविजन है उसमें अमेंड करना चाहते हैं तो कुछ प्रोविजंस ऐसे होते हैं जिनको हमें स्पेशल मेजोरिटी से ही हम उनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर स्पेशल मेजोरिटी कहूं मैं, ठीक है, तो ये होता है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 आपको बेसिकली जितने लोग उस जब वोटिंग होगी, ठीक है, किसी मैटर पे अमेंड करने के लिए, तो जितने लोग वहां पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, जितने लोग प्रेजेंट होंगे और जितने लोग वोट करेंगे, ठीक है, उनका 2/3 आपको चाहिए होगा, प्लस मोर देन 50% तो चाहिए ही होगा, मोर देन 50% तो आपको चाहिए होगा। या अभी आपको आगे जाके पता चलेगा, ठीक है, ये स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा मैं एग्जांपल के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आप इतना इतना जान लो कि ये रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का हम इसे ब्लेंड क्यों कहते हैं, क्योंकि देखो कुछ कंपोनेंट्स रिजिड हैं, ठीक है, उनके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी लग रही है, और कुछ कंपोनेंट्स जो है, जो प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन के, वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है, जिनको हम बेसिकली सिंपल मेजोरिटी से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फिर देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ठीक है, इट इज ए फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट एस्टेब्लिशेस अ फेडरल सिस्टम, ठीक है, विद यूनिटरी बायस। इसका मतलब क्या है, देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो हमारे देश में एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाता है, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बनाता है। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है बेसिकली, अगर मैं कहूं तो डुअल गवर्नमेंट, डुअल गवर्नमेंट, एक आपकी जो सेंटर में होगी, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे, और एक आपकी स्टेट लेवल पे होगी। जो हमारी सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल की सरकारें होती हैं, ठीक है, तो यही है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का मतलब। इसके साथ साथ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो कि एक बुक में एक जगह पर कंपाइल करके लिख दिया गया है, ठीक है, रख दिया गया है कि आपको उस बुक से सेट ऑफ आपको रूल्स मिल जाएंगे जिनके थ्रू आपकी जो कंट्री है वो गवर्न करी जा रही है, ठीक है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में क्या होगा कि बेसिकली वो लॉ तो है और चल भी रहे हैं, बट एज इट इज उनका कहीं पर बेसिकली एक कंपाइलेशन नहीं मिल रहा है, ठीक है, बेसिकली एक जगह पर कंपाइल्ड होकर वो नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को हम अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। फिर देखो हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। बेसिकली एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जैसा कि हमारे यहाँ हम कहते नहीं संविधान सर्वोपरि है, संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, संविधान से ही हमारा देश जो है वो गवर्न किया जाता है, चलता है संविधान के बेसिस पे, ठीक है। फिर देखो फेडरल सिस्टम में एक फीचर होता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। बट जो जैसे हमारे देश में फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, तो फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंटायरली नहीं है ये, ठीक है। इसके बहुत सारे फीचर जो मोस्टली फीचर्स हैं हमारी
बेसिकली गवर्नमेंट में, ठीक है, वो फेडरल सिस्टम के हैं। बट आप कहो कि सारे हैं, सारे फीचर्स फेडरल सिस्टम के हैं हमारे देश में, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे फेडरल सिस्टम में रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बट जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड और फ्लेक्सिबल है। यानी जो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है ना, जो सिर्फ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है, वो हमारी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ जो है हमारे पास वो है डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है, डुअल गवर्नमेंट है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन है, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, डिवीजन ऑफ पावर है। देखो आपके जो वो होती है ना, ठीक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, उसके पास अपनी अपनी पावर्स होती हैं, तो एक तरीके से पावर का डिवीजन है, ठीक है। और बाय कैमरलिज्म है, बाय कैमरलिज्म, ठीक है। जो आपकी पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट, ठीक है, उसमें दो हाउस होते हैं, एक होता है आपका लोकसभा, ठीक है, और एक होता है आपका राज्यसभा, राज्यसभा, ठीक है। तो इसी को हम बायकैमरलिज्म बोलते हैं कि पार्लियामेंट में दो हाउस एग्जिस्ट करे, एक लोअर हाउस, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है। तो बायकैमरलिज्म भी है हमारे यहाँ। फिर देखो, ये तो हमारे फीचर्स हो गए जो हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करते हैं, ये जो फीचर्स हैं, ठीक है, ये फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के हमारे यहाँ। फिर हमारे यहाँ कुछ फीचर यूनिटरी के भी हैं। एक होती है यूनिटरी, बेसिकली यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या क्या होगा, वहां पर सिंगल गवर्नमेंट रहती है, ठीक है, सिंगल गवर्नमेंट रहती है। तो हमारे सिंगल गवर्नमेंट तो नहीं है, हमारे डबल गवर्नमेंट है, ठीक है। तो हमने यूनिटरी का ये पार्ट नहीं लिया, ठीक है, यूनिटरी का हमने ये पार्ट नहीं लिया। फिर जो जो हमने पार्ट लिए हैं ना, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हमने लिया है स्ट्रॉन्ग सेंटर, यूनिटरी से हमने लिया है स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। बेसिकली जो हमारा सेंटर होता है ना, ठीक है, वो स्टेट के ऊपर बहुत सारे मैटर्स में डोमिनेट करेगा। अगर स्टेट और सेंटर के बीच में किसी मैटर पे क्लैश होता है ना, ठीक है, अनबन होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो सेंटर का फैसला ही माना जाएगा। तो हमारे यहाँ जो सेंटर है हमारी गवर्नमेंट में, वो स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो और ये फीचर है, ये फीचर फेडरल सिस्टम का नहीं है, ये फीचर है यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का, ठीक है। तो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से हमने लिया है स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। फिर यूनिटरी में होता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो हमारे यहाँ कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे यहाँ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हम फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिजिडिटी भी है, ठीक है। बट पूरा रिजिड नहीं है, इसकी वजह से रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं मानेंगे, ठीक है। रिजिडिटी के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी है, ठीक है। और हमने क्या लिया है, यहाँ से लिया है सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप। आप, मैं और बाकी लोग, ठीक है, हम सब इंडियन है, इसके सिवा हम कुछ नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जैसे यूएसए में ना, यूएसए में आपके पास एक तो है सिटीजनशिप है आपके बेसिकली देश की, ठीक है, आप अमेरिका के सिटीजन हो गए, ठीक है। और एक जो वहाँ के डिफरेंट स्टेट्स है ना, उनकी सिटीजनशिप अलग है। तो बेसिकली एक बंदा, मतलब सारे बंदे उस देश के सिटीजन है, ठीक है, ये देश है, उसमें सारे बंदे जो हैं वो उस देश के सिटीजन है। इसके साथ साथ वो उस स्टेट के भी सिटीजन है, ठीक है, उनके पास उस स्टेट की भी सिटीजनशिप है, ठीक है। बट हमारे केस में ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं आप ये कह दो कि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, या मैं दिल्ली का निवासी हूँ, या मैं तमिलनाडु का निवासी हूँ। निवासी होना अलग बात है, सिटीजनशिप एज अगर आप देखोगे तो आप सिर्फ इंडियन हो, आपके पास सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप है, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप है आपके पास। तो सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट जो है हमने यूनिटरी से लिया है, यूनिटरी गवर्नमेंट से। इसीलिए कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया में एक फेडरल सिस्टम को एस्टेब्लिश करता है विद यूनिटरी बायस, ठीक है। फेडरल सिस्टम तो है ही है, उसके साथ साथ उसमें यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी है, यूनिटरी गवर्नमेंट के भी कॉन्स्टिट्यूएंट है फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के साथ साथ। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसीलिए इसीलिए एक साहब थे जिनका नाम था केसी वियरे, केसी वियरे, ठीक है। इन्होंने हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कहा है इट इज अ क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, विच मीन्स इट इज सीमिंगली फेडरल, ठीक है, सीमिंगली फेडरल, कि बेसिकली देखने में तो फेडरल है, देखने में तो ये सिस्टम फेडरल है, बट इसमें यूनिटरी के भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन्वॉल्व है। इसलिए केसी वेरे ने इसको कहा इट इज अ क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसके लिए हम कहते हैं इट इज फेडरल
इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट, फेडरल इन फॉर्म बट यूनिटरी इन स्पिरिट। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऑलराइट, अब यहाँ से कलर चेंज कर लेते हैं हम, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट आता है इसमें, फोर्थ फीचर जो आता है कॉन्स्टिट्यूशन का वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। देखो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है कि इसमें देखो हमारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होगा, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होगा, ठीक है। एंड एक होगा रियल एग्जीक्यूटिव हेड। अभी समझाता हूँ क्या है रियल एग्जीक्यूटिव हेड, ठीक है। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड क्या होता है, हमारे प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट साहब, ठीक है। और जो हमारे जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन होता है, ये होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये हमारे पीएम होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले समझो कि एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है। देखो एग्जीक्यूटिव जो होते हैं ना हमारे पार्लियामेंट में, जो एग्जीक्यूटिव होते हैं इनका काम होता है लॉ को एनफोर्स करना, एनफोर्स या इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट करना, और पॉलिसी फ्रेम करना, पॉलिसी फ्रेम करना, ठीक है। तो बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव, देखो जो हमारी पार्लियामेंट होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, पहले बता दो, दो पार्ट होते हैं। एक होता है लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, ठीक है, और दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना वो लॉ को एनफोर्स करते हैं, लॉ को एनफोर्स करते हैं या इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। और जो लेजिस्लेटिव पार्ट होता है ना वो लॉ को क्रिएट करते हैं, बेसिकली लॉ बनाने का जो काम है, ठीक है, वो पार्लियामेंट के लेजिस्लेचर ऑर्गन का है, ठीक है। और उसको इंप्लीमेंट करने का काम है, उसको एनफोर्स करने का काम है, उसको पास करने का काम है, ठीक है। ये बेसिकली एग्जीक्यूटिव का काम है, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का काम है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसीलिए यहां पर कहा गया नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो जो भी हमारे लॉ वगैरह, ठीक है, एनफोर्स कराए जाते हैं, ठीक है, वो प्रेसिडेंट के नाम पे कराए जाते हैं। अगर कोई लॉ हमारे देश में या कोई चीज इंप्लीमेंट, कोई लॉ इंप्लीमेंट कराना है तो प्रेसिडेंट उस पर अपनी एक्सेंट देगा। प्रेसिडेंट जब कह देगा कि इसको लागू करना है तो फिर वो लॉ इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। बट जो जो एक्चुअल काम होता है ना एनफोर्स कराने का, प्रेसिडेंट तो बस एक्सटेंड दे रहा है उसे। प्रेसिडेंट, ये कहा जा रहा है कि प्रेसिडेंट इंप्लीमेंट कर रहा है, बट इंप्लीमेंट एक्चुअली रियल एग्जीक्यूटिव हेड कर रहा है। रियल एग्जीक्यूटिव हेड के पास एक होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर मैं एग्जांपल दूं ना आपको, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो जैसे कि जो आप अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी हैं अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो उनके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है जिसमें कि आपके अमित शाह आ जाते हैं, ठीक है, और ये एस जयशंकर सर आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ये क्या करेंगे, ये लॉ को बेसिकली एनफोर्स करेंगे, ठीक है। बेसिकली ये कहेंगे कि हमें ये लॉ पास कराना है या हमें ये लॉ इंप्लीमेंट करना है। फिर प्रेसिडेंट कह देगा, ऑफिशियली प्रेसिडेंट आएगा और वो कहेगा कि हमने ये लॉ इंप्लीमेंट कर दिया, ठीक है। तो जो एक्चुअल हेड है ना, एक्चुअल एग्जीक्यूटिव हेड है वो तो प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। और नाम मात्र जिनके नाम पे उस पावर का यूज किया जा रहा है वो है प्रेसिडेंट, इसलिए इन्हें कहते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड। और जो रियल एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ऑलराइट, फिर देखो फिफ्थ पॉइंट आता है कि देखो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो हमें फंडामेंटल राइट्स देता है, यानी हमें मौलिक अधिकार देता है, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया था कि हमने यूएसए से लिए है, ठीक है। तो अभी आप आगे जाके फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे, ठीक है। फिर ये हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, यानी कि इसमें डीपीएसपी भी मेंशन्ड है, ठीक है, जो कि इंस्ट्रक्शन होते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर गवर्निंग। बेसिकली ये गवर्नमेंट के लिए इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि इस तरीके से आपको जो कंट्री को है वो गवर्न करना है, ठीक है। अब वो चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट उसका कितना पार्ट इंप्लीमेंट कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। वो बात की बात है, जब आप डीपीएसपी पढ़ोगे तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
फिर हमारे पास आते हैं, इसमें मेंशन है फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज ये हमारी ड्यूटीज है, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, कि हमें किस तरीके से अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, अपने नेशनल फ्लैग का सम्मान करना है, ठीक है। किस तरीके से हमें अपनी नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना है, किस तरीके से हमें वायलेंस नहीं करनी है, किस तरीके से हमें हारमोनी बना के रखनी है, ठीक है। तो ये सब हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में हम पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। फिर 8th पॉइंट आता है यहाँ पर, ए सेक्युलर स्टेट। जो हमारी जो स्टेट यहाँ पर कंट्री के लिए यूज करते हैं, ठीक है, कंट्री के लिए जो हमारा इंडिया है, हमारी कंट्री है, ठीक है, वो एक सेकुलर स्टेट है। यहाँ पर नो ऑफिशियल रिलीजन, हमारी कंट्री का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारी कंट्री में सभी रिलीजन को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, ना तो किसी को बढ़ावा दिया जाता है और ना किसी को नीचे दबाया जाता है, ठीक है। सेकुलर स्टेट है, नो ऑफिशियल रिलीजन, ठीक है। ऑल राइट, फिर यहाँ पर हमारा 9th पॉइंट आता है, ठीक है, ये है इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी, इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी। जो हमारा जो लॉ सिस्टम है ना, बेसिकली जो हमारा कोर्ट वाला सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है हमारा, ठीक है, कोर्ट, जजेस, वकील, ये वाला न्यायिक सिस्टम, लॉ सिस्टम, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है एंड इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो देखो, सबसे ऊपर हमारा क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उससे नीचे क्या होता है, हाई कोर्ट, ठीक है। और सबसे नीचे क्या आता है आपका, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है, ठीक है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट का ही फैसला नहीं समझ में आ रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड रहता है, सबसे बेसिक पे रहेगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके अपर लेवल पे रहेगा हाई कोर्ट, और सर्वोपरि क्या है हमारे यहाँ, सुप्रीम कोर्ट। ऐसा कोर्ट जो सबसे सुप्रीम है उसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। ये तो हो गया इंटीग्रेटेड, ये तो इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्यों है, क्योंकि देखो जो हमारा जो कोर्ट है ना, ठीक है, जो कोर्ट है, ठीक है, उनमें जो जजेस का जो टेन्योर है ना, ठीक है, वो टेन्योर है, वो सिक्योर्ड है, एक सिक्योर टेन्योर है जजेस का, सिक्योर टेन्योर है, ठीक है। फिर इनकी जो सर्विस कंडीशन है ना जजेस की, वो भी फिक्स्ड है, फिक्स्ड सर्विस कंडीशंस। और जैसे कि जो कोर्ट्स होते हैं ना, इनके पास पावर होती है, पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट। अगर कोई कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करता है, अगर कोई बंदा, ठीक है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसको नहीं मानती है, उसका उल्लंघन करती है, ठीक है, उल्लंघन या बेसिकली कह दो कि उसको डिसऑनर करती है, ठीक है, उसके हिसाब से नहीं चलती है, तो फिर कोर्ट उस बंदे या उस ऑर्गेनाइजेशन को पनिश भी कर सकता है, ठीक है। तो पनिश करने की पावर भी कोर्ट के पास है, ठीक है, ठीक है। फिर जो है, फिर है पार्लियामेंट कांट डिस्कस वे ऑफ प्रैक्टिस ऑफ कोर्ट। तो जो कोर्ट की प्रैक्टिस है ना, कोर्ट की प्रैक्टिस, कोर्ट में जिस तरीके से बेसिकली केस वगैरह हैंडल किए जाते हैं, ठीक है, उस प्रैक्टिस का डिस्कशन पार्लियामेंट में नहीं होगा, ठीक है। पार्लियामेंट में इनकी जो वे ऑफ प्रैक्टिस है इसको डिस्कस नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये भी इनको एक इंडिपेंडेंस है, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो जो अभी जब आगे पढ़ेंगे ना, सुप्रीम कोर्ट वगैरह पढ़ेंगे, तो इसको बिल्कुल फिर मैं डिटेल में एक एक चीज पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी तो मैंने आपको जस्ट बताने के लिए कि इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड जुडिशरी का क्या मतलब है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर देखो, जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है ना, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन की सोर्स ऑफ अथॉरिटी है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है, वो हम लोग हैं, पीपल ऑफ इंडिया। अभी जब मैं इसके बाद आपको प्रियम्बल पढ़ाऊंगा तो आप देखो, प्रियम्बल शुरू होता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, फिर ऐसे कर लिखा होता है सोलमली रिजॉल्व, ठीक है, टू अडॉप्ट दिस कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है।
तो ये इस तरीके से लिखा हुआ है, तो वहां पर लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो बेसिकली सोर्स ऑफ अथॉरिटी, कॉन्स्टिट्यूशन की जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है ना, वो पीपल ऑफ इंडिया है, वो हम लोग हैं। ठीक है, ऑलराइट। फिर देखो इसमें 11th पॉइंट आता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये ए है, सी है, एच है। ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, देखो हम हमारे यहाँ क्या है कि जो बंदा 18 साल का है, ठीक है, जिसकी एज 18 साल है या 18 साल से बड़ा है, ठीक है, वो वोट कर सकता है, वोट कर सकता है। उसके पास क्या है, उसके पास राइट टू वोट है, राइट टू वोट है। ठीक है, और राइट टू वोट लिखा कौन से आर्टिकल में है, ये चीज लिखी कौन से आर्टिकल में, ये लिखा है आर्टिकल 326 में। तो आपको ये बात भी याद रखनी है कि राइट टू वोट लिखा है आर्टिकल 326 में। फिर देखो जब 1950 में, ठीक है, 1950 में जब हमने इम्प्लीमेंट किया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उस समय जो वोटिंग एज थी ना, वोटिंग एज थी, ठीक है, वो 21 ईयर्स थी, 21 ईयर्स थी। ठीक है, फिर उसको घटा के 18 ईयर्स कर दिया गया, जो अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, उसको बेसिकली घटा के 18 ईयर्स किया गया था। ये कब किया गया था, ये कब और कैसे किया गया था, ये किया गया था 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989। ठीक है, तो 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 से, ठीक है, जो वोटिंग एज थी उसको 21 ईयर्स से कम करके 18 ईयर्स कर दिया गया था। अमेंडमेंट एक्ट क्या होता है, अमेंडमेंट एक्ट बेसिकली जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करते हैं ना, चेंज करते हैं तो बेसिकली उस अमेंडमेंट करते हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट जिसके थ्रू करते हैं, ठीक है, उसको हम एक एक्ट बोलते हैं, तो पूरे को हम कहते हैं अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो 61st अमेंडमेंट एक्ट, 61st का मतलब ये है कि 61st बार जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया था, ठीक है, उससे पहले 60 बार ऑलरेडी हो चुका था अमेंडमेंट। ठीक है, तो जब हमने 61st बार अमेंडमेंट किया 1989 में, तो हम इसे कहते हैं कि 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989। ठीक है, तो देखो 12th पॉइंट देखो, हमारे यहाँ 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट होती है। ठीक है, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट। देखो डुअल, जो मैंने आपको बताया कि फेडरल सिस्टम में डुअल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, सेंटर और स्टेट, वो चीज अलग है, और 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट होती है, ये चीज अलग है। ठीक है, जो फेडरेशन का जो एक प्रिंसिपल है ना कि डुअल फॉर्म होगी, वो हमारे यहाँ है, वो हमारे यहाँ है। ठीक है, डुअल फॉर्म ऑफ हमारे यहाँ गवर्नमेंट है। बेसिकली 2 ही तरीके के सिस्टम होते हैं गवर्नमेंट के, एक फेडरेशन, एक फेडरल सिस्टम और एक यूनिटरी सिस्टम। फेडरल सिस्टम में हमारे यहाँ डुअल गवर्नमेंट होती है, और यूनिटरी सिस्टम में हमारे यहाँ सिंगल गवर्नमेंट होती है। तो बेसिकली हमारे पास डबल गवर्नमेंट है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास फेडरल सिस्टम का, फेडरल गवर्नमेंट के सिस्टम का जो फीचर है वो डबल गवर्नमेंट वाला वो हमारे पास है। ठीक है, बट हमारे पास जो गवर्नमेंट है ना वो 3 टायर गवर्नमेंट है। इसमें देखो, इसमें सबसे आता है, सबसे ऊपर आती है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, उसके नीचे हमारे पास आती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और सबसे नीचे आती है हमारे पास लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट। अब लोकल गवर्नमेंट में भी 2 चीज होती है, आपने सुना होगा, एक होता है आपका पंचायत। ठीक है, पंचायत, और एक होती है आपकी म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, तो बेसिकली सब सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर लोकल गवर्नमेंट होती है। तो फर्स्ट टायर, सेकंड टायर एंड थर्ड टायर। बेसिकली हमारे पास 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, या 3 टायर्ड गवर्नमेंट है। ठीक है, और जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसमें भी वो भी बटी हुई होती है पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में। ठीक है, तो एक काम करो, थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख ही लो। ठीक है, तो फिर फर्दर जब आप रिवाइज करते रहोगे ना, तो यहाँ से बेसिकली क्वेश्चन पूछता है वो। ठीक है, इस वाले पार्ट से थोड़ी 2-3 पॉइंट है, लेकिन पूछता है। देखो जो हमने पंचायत अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लाए थे ना, जो हमने जो पंचायत वाला सिस्टम हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया था, वो ऐड किया था 73rd अमेंडमेंट एक्ट। अब मैं अमेंडमेंट एक्ट को ए लिख रहा हूँ, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। 1992 से हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर लिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया था हमने पंचायत को। ठीक है, और ऐड कहाँ किया था हमने पंचायत को, इसे हमने किया था 11th शेड्यूल में ऐड, 11th शेड्यूल में हमने इसको ऐड किया था। ठीक है, और पंचायत में, पंचायत कितने मैटर्स के साथ डील करती है, पंचायत डील करती है 29 मैटर के साथ। पंचायत के पास 29 मैटर्स को डील करने की पावर होती है। ठीक है, इसी की तरह जो म्यूनिसिपैलिटी थी, जब हमने म्यूनिसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे एक साल में 2 अमेंडमेंट हुए, 1992 में ही एक अमेंडमेंट हुआ हमारा 73rd और एक अमेंडमेंट हुआ हमारा 74th। ठीक है,
हमने म्यूनिसिपैलिटी को कौन से शेड्यूल में ऐड किया, इसको हमने ऐड किया 12th शेड्यूल में, ठीक है। और ये कितने मैटर्स के साथ डील करती है म्यूनिसिपैलिटी, ये डील करती है 18 मैटर्स के साथ, ठीक है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। तो ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से शेड्यूल में कितने मैटर हैं, ठीक है, और कौन से अमेंडमेंट से इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था पंचायत को। इसी तरीके से म्यूनिसिपैलिटी वाले भी ये तीनों सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखने ही रखने हैं, ठीक है। तो जब आप कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहोगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। फिर आता है आपका 13th फीचर, ये है इमरजेंसी प्रोविजंस। इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहाँ से लिए थे, इमरजेंसी प्रोविजंस लिए थे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। तो देखो 3 तरीके की बेसिकली इमरजेंसी होती है। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, ये हमारी मेंशन्ड है आर्टिकल 352 में, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी मेंशन्ड है आर्टिकल 352 में, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होती है हमारी स्टेट इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, इमरजेंसी, ठीक है, ये मेंशन्ड है आर्टिकल 356 में, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं, स्टेट इमरजेंसी को हम प्रेसिडेंशियल रूल भी कहते हैं। फिर जो हमारी थर्ड आती है वो आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये मेंशन्ड है आर्टिकल 360 में, ठीक है। तो अभी जब डिटेल में आगे जाके इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ेंगे तो मैं सब बताऊंगा कि नेशनल इमरजेंसी कब, क्यों, कैसे लगती है, कौन लगाता है, कौन हटाता है, किसकी इसमें बेसिकली परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हम आगे जाके डील करेंगे जब हम इमरजेंसी प्रोविजंस पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ इसके फीचर पढ़ लो कि इसमें एक इमरजेंसी प्रोविजन का ही फीचर होता है। फिर जो 14th फीचर आता है वो है बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। बेसिकली जो लॉ को इम्प्लीमेंट करने वाला जो ऑर्गन है, ठीक है, मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव, और जो लॉ को इनेक्ट करने वाला, बनाने वाला जो है, ठीक है, इनके बीच में बैलेंस का, पावर का बैलेंस रहता है, ठीक है। कोई भी एक दूसरे को डोमिनेट नहीं कर सकती। वो किस तरीके से रहता है बैलेंस ऑफ पावर, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। देखो फिर जो हमारा लास्ट मेंशनेबल फीचर है, ठीक है, वो है इंडिपेंडेंट बॉडीज, ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडीज। देखो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फॉर्म में, ठीक है, हमें एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स देता है, ठीक है, जो लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे, एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स देता है जो कि लॉ को बनाएंगे। इसी के साथ साथ ये हमें कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज भी देता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडीज देता है। इन इंडिपेंडेंट बॉडीज को हम कहते हैं बुलवॉक्स ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब ये जो इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडीज जो है हमारी, ठीक है, ये जो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये हमें पता है हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है, जिस तरीके से हमारी सरकार काम करे वो एक डेमोक्रेटिक वे में करे, ठीक है, डेमोक्रेटिक वे में करे, तो उस डेमोक्रेसी को, ठीक है, उस डेमोक्रेसी को एक डिफेंस प्रोवाइड कराती है, ठीक है, उस डेमोक्रेसी को एक बेसिकली आप कह सकते हो डिफेंसिव वॉल प्रोवाइड कराती है, ठीक है, जिससे कि वो जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, ठीक है, वो उस वॉल्स के अंदर सेफ रहे, ठीक है, बेसिकली गार्ड प्रोवाइड करा रही है ताकि जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो सेफ रहे, ठीक है। तो बुलवाक का मतलब अगर मैं कहूँ तो इसका मतलब होता है डिफेंस, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है, इसलिए हम इन्हें बुलवाक ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। तो ये कौन कौन से होते हैं ये देख लो। ये होते हैं, पहला तो आता है इसमें कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसको हम कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, कैग बोलते हैं, सुना होगा आपने,
तो कैग का मेंशन है हमारे यहाँ आर्टिकल 148 में, ठीक है। दूसरा है फाइनेंस कमीशन, जो फाइनेंस कमीशन होती है ना, ठीक है, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ठीक है। इसका मेंशन है आर्टिकल 280 में, ठीक है। फिर आपका तीसरे नंबर पे आएगा इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका मेंशनड है आर्टिकल 324 में। और 326 में भी मैंने क्या बताया था, 326 में किसका मेंशन है, 326 आर्टिकल में मेंशन है राइट टू वोट का, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंशन किसमें, आर्टिकल 324 में, तो आप रिलेट कर पाओगे, ठीक है। फिर फोर्थ आता है आपका जो यूपीएससी होती है ना, आपका यूपीएससी हो गया एंड स्टेट पीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एंड स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। ये भी आपकी इंडिपेंडेंट बॉडीज है, ऑलराइट। तो ये तो हो गए आपके फीचर्स, सैलिएंट फीचर्स कह लो, या फिर एक तरीके से फीचर्स कह लो, फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बहुत ही मेंशनेबल फीचर्स थे, जिनका मेंशन इमीडिएट रिक्वायर्ड था। तो बेसिकली हमको एक ऊपर ऊपर पता चल गया कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है, ऑलराइट। तो हमने सोर्सेज पढ़ लिए इस वीडियो में, और हमने इस वीडियो में पढ़े सैलिएंट फीचर्स। तो ये सैलिएंट फीचर्स भी इंपॉर्टेंट है, और जो सोर्सेज है वो तो सुपर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको सोर्सेज पता होने चाहिए और सैलिएंट फीचर भी पता होने चाहिए, ठीक है। सैलिएंट फीचर तो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, ठीक है, तो आपको एक्जैक्टली सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या है। ये तो हमने एक ओवरव्यू लिया है, ठीक है, ऑलराइट। तो फिर नोट्स बनाइए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय।